हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके बीच में मैं यहाँ पर शुरू करने वाला हूँ हिंदी की और सीरीज, जिसमें हम बात करने वाले हैं हिंदी के सारे इन चैप्टरों के बारे में। ठीक है, जो जो हमारे इसमें पूछे आते हैं। ठीक है, तो एक व्याख्यात्मक है, डिस्क्रिप्टिव ये वीडियो होगी, जिसमें हम प्रश्न के साथ साथ उसकी व्याख्या को भी यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि इसको हम पूरा देखें, लास्ट तक हम इसको पूरा करें, तो आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब, बेल आइकन करना है एक्टिवेट, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और इसको मैं जारी रखूँगा। ठीक है, तो आपका सपोर्ट चाहिए इसको जारी रखने के लिए, तो अधिक से अधिक आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करते रहना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो है ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला वर्णाक्रम। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है, ये बहुत बार पूछा आता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो हम करेंगे। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, यहाँ पर देखते हैं, शब्द की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। ठीक है, शब्द की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है वर्ण। क्या होती है दोस्तों? वर्ण। तो चलिए इसका हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि शब्द की सबसे छोटी, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण या ध्वनि होती है। ठीक है, हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं, ये आपको पता है, जिसमें स्वरों की संख्या 11 होती है और मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। 2 अयोगवाहक होते हैं, अंक और अ, ये ध्यान देना, बहुत बार पूछे जाते हैं। 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं, ढ और ड़। ठीक, और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी व्याख्या हम आगे करते हुए चलेंगे। वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि हर चैप्टर में प्रश्नों की संख्या अलग अलग होगी। ठीक है, अगला है भाषा की मूल इकाई। ठीक है, भाषा की मूल इकाई क्या है? तो भाषा की मूल इकाई क्या है? ध्वनि। ठीक है, चलिए देखें, इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो 2016 में आया हुआ है, तो सारे प्रश्न इसमें जो होंगे जो पेपरों में आए हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा की मूल इकाई ध्वनि है। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य। भाषा की सबसे छोटी इकाई उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध। पदबंध से छोटी इकाई जो होती है वो पद होती है, इसको हम शब्द कहते हैं। ठीक है, और पद से छोटी इकाई अक्षर होती है और अक्षर से छोटी इकाई होती है वर्ण। ठीक है, तो सारा क्लियर हो गया। इसके बाद जैसे कि राम शब्द में 2 अक्षर होते हैं, र और राम। ठीक है, 4 वर्ण होते हैं, र आ म औ। ठीक है, तो शब्द जो है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। तो क्वेश्चन आपने देख लिया है। अगला है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समुदाय को कहते हैं वर्णमाला। क्या बोलेंगे इसको हम? वर्णमाला बोलेंगे। इसका सही आंसर वर्णमाला होगा। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके उच्चारित स्वरूप को ध्वनि भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो अभी बताया था व्यवस्थित वर्ण समूह को। क्या बताया था हमने? व्यवस्थित वर्ण समूह को। ठीक है, तो व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 52। ठीक है, इसको ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है। 52 वर्ण है। इनमें स्वरों की संख्या 11 तथा मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 52। ठीक है, चलो इसे देखते हैं थोड़ा सा, इसके जो व्याख्या होती है व्याख्या को देख लेते हैं। हिंदी की जो कुल वर्ण लिपियों की संख्या होती है 52 होती है, जिसमें स्वर होते हैं टोटल 11। ठीक है, कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। और व्यंजन जो होते हैं आपके टोटल ये होते हैं, जैसे कि ये तो आपको पता है कि जो वर्ग होते हैं, क वर्ग, चौ वर्ग, टौ वर्ग, तौ वर्ग, पौ वर्ग। ठीक है, सब 5-5 होते हैं। बाकी जो अलग से पूछा जाते हैं, अंतःस्थ व्यंजन होते हैं 4। ठीक है, योरलव ऊष्म व्यंजन होते हैं 4। ठीक है, संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं। ठीक है, छौत्र, ज्ञ और श्र। अयोगवाहक व्यंजन होते हैं 2, अंक और द्विगुण व्यंजन ढ और ळ होते हैं 2। तो टोटल कितने हो गए? 52 व्यंजन हमारे होते हैं। कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 52। अगला, हिंदी में ध्वनियों के प्रकार कितने होती हैं? तो हिंदी में 2 प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। 2 प्रकार कौन कौन सी? स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं और स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो वर्णों के जो होते हैं वो 2 भेद होते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर अभी इसके बारे में बताया। ठीक है, अगला है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। तो क्या हो जाएंगे आपके? स्वर। ठीक है, देखो 2018 में आया है, यूपीएसएससी वीडियो के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, चलिए इसका जो हम देख लेते हैं।
जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं स्वर कहलाते हैं। इसके उच्चारण के भीतर आती वायु मुख की निर्बाध रूप से निकलती है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11 टोटल है। आगे बढ़ते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्र होता है उन्हें कहते हैं स्वर। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था। ठीक हो गया, चलिए ठीक है। तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन होते हैं और भाषा के शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए आवश्यक नियमबद्ध योजना को व्याकरण कहते हैं और भाषा को क्षेत्रीय रूप बोली कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो स्वर कितने हैं? 11 भी बताया था। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ। ठीक है, तो टोटल 11 हैं। ठीक है, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है स्वर? ये हो जाएगा। ठीक है, ये जो है पंचमाक्षर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सा स्वर नहीं है? ठीक है, तो इसमें कौन सा स्वर नहीं है? वो हो जाएगा ब। ब स्वर नहीं है। ब एक क्या है? स्पर्श व्यंजन है। यह प वर्ग का तृतीय व्यंजन में आता है। ठीक है, जिसका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? मूल दीर्घ स्वर नहीं होता है जो, वो कौन सा है? ओ होता है। ठीक है, तो मूल दीर्घ स्वर देखो, अब स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं, ये आपको बताया मैंने। इसमें हृस्व स्वर होते हैं। हृस्व स्वर जो होते हैं दूसरे स्वरों से ना होकर स्वतंत्र रूप से इनकी उत्पत्ति होती है और ये हृस्व स्वर कहलाते हैं। और ई, उ और री, और इनको मूल स्वर भी कहते हैं। अगला है दीर्घ स्वर। दो समान मूल रूपों से निर्मित स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जिसमें आ और अ, ई और ई आपका उ और उ। ठीक है, इस प्रकार से दीर्घ स्वर होते हैं। और संयुक्त स्वर जो होते हैं, जो परस्पर दो असमान स्वर परस्पर आपस में जुड़े होते हैं, तो उनको योग को संयुक्त स्वर कहते हैं। यही पूछा भी गया था, आपने देखा हो पटवारी के पेपर में शायद पूछा गया था कहीं पे। तो ए, आई, ओ और औ ये संयुक्त स्वर होते हैं, इनको ध्यान देना। ठीक है, दीर्घ निम्न में दीर्घ स्वर है, तो निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा हो जाएगा? ई जो होता है इसमें दीर्घ स्वर होता है। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर इसमें हो जाएगा आ। निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है? तो संयुक्त स्वर जो हो जाएंगे आपके, वो हो जाएंगे ए, आई, ओ, औ। ये चार जो होते हैं संयुक्त स्वर होते हैं, ध्यान देना इनको ध्यान से। ठीक है, तो कई बार पूछे आते हैं। ठीक है, अगला है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। कौन कौन से? हृस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। पहले हम इनको देख लेते हैं। हृस्व स्वर जिनके स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हृस्व कहते हैं। अ, ई, उ, री, ये हृस्व स्वर होते हैं, जिन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राएं का समय लगता है और वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं, उन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ये आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये क्या हुए आपके? दीर्घ स्वर। ठीक है, प्लुत स्वर जो होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, उन्हें प्लुत कहते हैं, जिसमें 3 का अंक का प्रयोग की चिन्ह के प्रयोग में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से होते हैं हृस्व दीर्घ। ठीक है, और प्लुत स्वर। अगला है वर्ण तालिका के अनुसार हृस्व दीर्घ और प्लुत क्या है? स्वर हैं। ठीक है, अगला है स्वर ध्वनि के प्रकार हैं उपयुक्त तीनों, प्लुत भी है, दीर्घ भी है और हृस्व भी है। अगला है जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्चिम स्वर। अग्रस्वर में होते हैं ई, ए, आई, और मध्य स्वर में होते हैं औ, और पश्चिम स्वर में होते हैं उ, ओ, औ। ठीक है, और आ और उ। अर्धविवृत स्वर हैं। अगला प्रश्न है अर्धविवृत जो है वो आई है। ठीक है, मुक्त द्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विवृत स्वर, अर्धविवृत, अर्धसमृत और समृत। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उन्हें विवृत बोल देते हैं। अर्धविवृत जिनमें उच्चारण के द्वार में मुख द्वार आधा खुलता है, जैसे ए, आई, ओ, औ। ठीक है, अर्धसमृत में जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार बंद रहता है, जैसे ए और औ, ओ होते हैं। और समृत में होता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई, उ। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन था अर्धविवृत स्वर जो है वो आई है। ठीक है, चलिए अगला है जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है। ठीक है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, तो ये कहलाते हैं निर्नुनासिक स्वर। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? निर्नुनासिक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इनका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं। अनुनासिक स्वरों में ये आते हैं। ठीक है, पंचमाक्षर जो होते हैं। ठीक है, अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में वायु ध्वनि मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। वृत्ताकार स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है, जैसे उ और उ,
ठीक है। समुद्र स्वर के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी यानी कि निम्नानुनासिक स्वर। अगला, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है, तो ये होता है पश्च स्वर, कनिष्ठ सहायक में आया है 2016 में, ठीक है। पश्च स्वर है, ठीक। तो यहाँ पर हम देखें कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ और जो बड़ा ऊ होता है पश्च स्वर हैं, जिन्हें स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्चिमी भाग कार्य करता है, उसे पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आ, ऊ, ओ, औ और औ डॉक्टर वाला होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से। अगला, ओंठों यानी कि होंठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा आवर्ती स्वर है, तो ई, ठीक है। ओंठों की आकृति के अनुसार स्वरों को दो भागों में बांटा गया है, आवर्तमुखी और वृत्तमुखी, ठीक है। देख लेते हैं इनका एक्सप्लेनेशन। आवर्तमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, आवर्तमुखी स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, आ, ई, ए, ऐ। और वृत्तमुखी जो होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ गोलाकार होते हैं, वह वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं, जैसे ऊ और बड़ा ऊ, ओ, औ, औ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कंठ्य वर्ण कौन सा है, ठीक है। कंठ्य वर्ण जो है वह आपका अ है, तो अ जो होता है वो कंठ्य वर्ण होता है, ठीक है। कंठ्य वर्ण ई तालव्य होते हैं, और जबकि ऊ ओष्ठ वर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा वर्ण ओष्ठीय नहीं है, तो इसका हो जाएगा आ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊ। दिए गए विकल्पों में ऊ ओष्ठ वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों के उच्चारण स्थान जो दिए गए हैं वो ये हैं। देखिए इसको देख लेते हैं एक बार। कंठ वाला जो स्वर होता है वो होता है ओ, आ। तालु जो होता है वो होता है ई, मूर्धा री, ठीक है। ओष्ठ ऊ और बड़ा ऊ, कंठ तालु ए, ऐ, और कंठ ओष्ठ ओ, औ होते हैं, ठीक है। इनको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार हमारे जो हैं वो पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, और आगे भी पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कंठ तालव्य कौन सा है, तो कंठ तालव्य इसमें है ए, ऐ। कंठ तालव्य वर्ण ए, ऐ है। ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, रौ श का उच्चारण स्थान मूर्धा, तथा अ, आ का उच्चारण स्थान जो होता है वो कंठ है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ तालु है, तो कंठ तालु कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ऐ हो जाएगा। कंठ तालु जो होता है वो ऐ होता है। अगला देख लेते हैं। ऐ के उच्चारण में डैश डैश और डैश की सहायता ली जाती है, तो इसके उच्चारण में कंठ और तालु, क्योंकि अभी मैंने आपको ऊपर बताया था यहाँ पर कि कंठ तालु ऐ है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा ऑप्शन में, कंठ और तालु। अगला है, ओ, औ किस प्रकार का वर्ण है, तो ओ जो है वो कंठ ओष्ठ है। अब इससे पहले मैंने आपको समझाया था, कंठ जो कंठोष्ठ है वो ओ, औ है, ठीक है। अगला है, इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा, तो ओ, औ का हो जाएंगे आपके कंठ हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ओ, औ किस प्रकार के हैं, कंठोष्ठ है, ठीक। फिर अगला आता है, ई, चौ, छौ, जौ, झौ और औ आदि का उच्चारण किससे होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तालव्य से, ठीक है। जी वीडियो में आया हुआ आपका 2018 में। ए, ऐ वर्णों का उच्चारण में जीवा तालु को स्पर्श करती है, तालव्य वर्ण कहलाते हैं। और ऐसे वर्ण, ठीक है, तो जैसे ई हो गया, चौ, छौ हो गया, जौ, झौ हो गया, औ, ठीक है। इसको ध्यान रखना, कई बार ऐसे ही पूछा सकता है इनमें से आपको कौन सा तालव्य है निम्न में से, ठीक है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकते हैं। अगला है, वर्णमाला में कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, तो पुल्लिंग नहीं है जो आपका ई है। वर्णमाला ई का अक्षर पुल्लिंग नहीं होता है, इससे स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण होता है, जैसे स्त्री, नदी, बालिका, ठीक है, ठीक है ना। तो ये पेपर में आया हुआ है, तो पुल्लिंग शब्द नहीं है इसमें से, ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस शब्द में री स्वर नहीं है, री, तो इसमें री स्वर नहीं है आज में, इसमें भी री लगा हुआ है कौ के नीचे, ठीक है। ये वाला जो होता है वो री का साइन होता है, तो कौ के नीचे भी री लगा है, दो के नीचे भी री लगा है, और यहाँ भी कृष्ण में भी री लगा हुआ है, ठीक है। आ शब्द में री स्वर नहीं है। देखिए कृपा का, देखो हम इसमें आप वर्ण विच्छेद भी आता है, कई बार यूकेएसएससी में भी आता है, यूकेपीएससी में भी आता है, कई बार पूछा आता है। तो यहाँ पर कृपा जो है कैसे लिखिए, कॉम री लगा हुआ है, देखिए ऐसे, कृष्णा में कॉम री लगा हुआ है, दृष्टि में कॉम री लगा है, आज में ओ, आधन जौ धन ओ, आज, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द री की मात्रा का उपयोग हुआ है, तो यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है आपको, री, तो यहाँ पर डी वृष्टि, अभी मैंने आपको बताया था इस पर री, तो आपका वृष्टि ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। वृष्टि कैसे लिखा होगा, यहाँ पर आपका वृष्टि इस प्रकार से तोड़ के लिखा जाता है, कई बार तोड़ने के लिए भी आता है, ठीक है। तो वो फिर री फिर शौ
आधा है यहाँ पर भी शौ, यहाँ पर भी आधा है, तो शौ में टॉ, फिर ई की मात्रा बाद में, तो ई लास्ट में, ठीक है। शेष में रॉ क्या है, व्यंजन अलग अलग रूप में प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता, ठीक है, अनुनासिकता है, ठीक है, तो अनुनासिकता जो है इसमें वो हो जाएगी आपकी डी, ठीक है। अब देखिए कैसे, इसमें जो है संभालना से जो संभलना शब्द है उससे उसमें अनुनासिकता है। अनुनासिक स्वरों की विशेषता है इनके उच्चारण में वायु नाक से कम मुख से अधिक निकलती है। हिंदी में विशेषता चंद्रबिंदु के रूप में दर्शाई जाती है। चंद्रबिंदु पर तद्भव रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो तद्भव रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो यहाँ पर जो है संभालना, इसमें आपका अनुनासिक के रूप में प्रयोग हुआ है। अगला है एक वर्ण से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, तो व्यंजन, ठीक है। व्यंजन जो होता है एक से अधिक वर्णों के मेल से बना होता है। अगला है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो मैंने बताया था अभी हिंदी वर्णमाला में व्यंजन 33 हैं, 33 हैं, आप देख सकते हो व्यंजन यहाँ पर। ये तो आपके वर्ग हैं, क चौ टौ तौ पौ, इसके अलावा ये हो गए अंतस्थ, ये हो गए ऊष्म व्यंजन, ठीक है, ये हो गए आपके, ठीक है। इसके अलावा 4 संयुक्त व्यंजन में छ त्र ज्ञ, ठीक है। निम्न में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो कंठ ध्वनियाँ हैं क और ख, क और ख जो है वो कंठ ध्वनियाँ हैं। अगला हो जाएगा उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत्य व्यंजन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लौ। तो उच्चारण के स्थान के आधार पर लौ जो होता है वो दंत्य हो जाता है, ठीक है, और शेष जो होते हैं वो ओष्ठ वर्ण होते हैं। अगला है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो घ का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ है, क्योंकि घ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। आ का जो होता है क वर्ग, और ह का जो होता है कंठ ध्वनियाँ, विसर्ग कंठ ध्वनियाँ होती हैं। तो इसमें जो होता है आपका कंठ ध्वनि जो है वो घ सही आंसर है। अगला है हिंदी की शौ ध्वनि है, तो हिंदी की जो शौ ध्वनि है वो हो जाएगी तालव्य। कौन सी है, शौ जो होती है तालव्य ध्वनि होती है, ठीक है। अगला है तालव्य व्यंजन है, तो तालव्य व्यंजन होते हैं चौ छौ जौ झौ, ठीक है, ये व्यंजन जो होते हैं वो तालव्य होते हैं। अगला चौ और छ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा, अभी बताया था, तो तालव्य यानी कि तालु होंगे, ठीक है। अगला है यौ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, तो यौ का हो जाएगा तालु, ठीक है। चौ छौ जौ झौ, और यौ जो होता है उच्चारण स्थान ये भी क्या होता है, तालु होता है। निम्न में से तालव्य ध्वनियाँ हैं, तो इसका सही आंसर होगा शौ, ठीक है। शौ तालव्य ध्वनि है, ह मूर्धन्य है, और शौ ओष्ठ ध्वनि है तथा क कंठ होगी। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ जो होती है चौ छौ जौ और झौ। अगला है शौ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो शौ का स्थान भी क्या होता है वो तालु होता है, ठीक है। शौ का स्थान क्या होता है, तालु। अगला है चौ वर्ग की ध्वनियाँ किस वर्ग में आती है, तो किस में आ जाएंगी, तालव्य व्यंजन में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ढ वर्ग का उच्चारण स्थान और वर्ग है, तो ढ वर्ग का उच्चारण स्थान टॉ वर्ग, ठीक है, टॉ वर्ग होता है, टॉ ठो और ठीक है, और चौथा इसका जो होता है स्थान चौथा हो गया, और आपका टॉ वर्ग हो गया, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है, तो बहुत बार आता है, ठीक है, दंत्य नहीं है टॉ, टॉ का उच्चारण स्थान दंत्य नहीं है, टॉ का वर्ण जो मूर्धा होता है क्या होता है, मूर्धा से होता है। अगला है निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि है, तो ये हो जाएगी टॉ, ठीक है, टॉ जो होती है वो दंत्य ध्वनि होती है। निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण है, इसका हो जाएगा तौ, तो यहाँ पर तौ जो है दंत्य वर्ण है। तौ वर्ग के सभी वर्ण दंतव्य होते हैं। यौ वर्ण और चौ वर्ण के सभी तालव्य, और उ ओष्ठ ध्वनि होती है। अगला निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि है, तो इसका सही हो जाएगा लौ, ठीक है, जो होता है दंत्य, ठीक है। मुख के जिस भाग से वर्णों का उच्चारण होता है उसे वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। हिंदी में वर्णों के उच्चारण स्थान के हिसाब से यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो कंठ में आता है क वर्ग आता है और विसर्ग आता है, ध्यान देना, कंठ में विसर्ग आएगा हमेशा, और यहाँ पर अलग से हो आता है। तालु में चौ वर्ग आता है, लेकिन इसमें आपका य और शौ भी आते हैं। मूर्धा में टौ वर्ग आता है, लेकिन र और शौ भी आते हैं, पेट कटा। दंत में तौ वर्ग आता है, लेकिन ल और शौ भी आते हैं, ये भी दंत हो गया। ओष्ठ में प फ ब भ म आते हैं, और दंत ओष्ठ में एकमात्र वो आता है, दंत ओष्ठ में सिर्फ और सिर्फ वो आता है, ठीक है, ये चीज ध्यान देना। अगला है प फ ब भ म व्यंजन होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं प फ ब भ म व्यंजन, ठीक है, ये होते हैं ओष्ठ व्यंजन। प फ ब भ म क्या होते हैं, ओष्ठ व्यंजन होते हैं। प फ ब भ म ओष्ठ होते हैं, दंत तौथा ध्वनि होते हैं, तालव्य चौ छौ जौ झ अ होते हैं, और कंठी जो होते हैं क ख ग अण होते हैं। हिंदी की बौ ध्वनि होती है, बौ ध्वनि ओष्ठ ध्वनि होती है, ठीक है, बौ कौन सी होती है, ओष्ठ ध्वनि होती है। व का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत ओष्ठ होता है, एकमात्र होता है ये व जो दंत ओष्ठ होता है। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंत ओष्ठ है, तो आपको हो गए व, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से टॉ वर्ग में नहीं आता है, तो क्या आएगा ध, ये टॉ वर्ग में नहीं आके बल्कि तौ वर्ग में आता है, ठीक है। चलिए
ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो थो दो धनो, ये तो वर्ग में आता है, ठीक है। तो टो वर्ग में कौन कौन से आते हैं, ये आते हैं टो वर्ग में, ठीक है, ऊपर वाले, ठीक है। अगला है इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका यो। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो नहीं है, अंतःस्थ व्यंजन है। योर अलावा क्या होता है, अंतःस्थ व्यंजन है। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं, तो आपके ये जो होते हैं क चो टो तो पो, ठीक है, और दो, ये वाले, ये सब क्या होते हैं, आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है, तो योर अलावा वो, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, अंतःस्थ व्यंजन होता है। तो हम यहाँ पर देखें तो वह अंतःस्थ व्यंजन है जिन वर्णों का उच्चारण स्थान स्वरों के मध्य होता है। स्वर और व्यंजनों के मध्य, किसके बीच में होता है, ये स्वर और व्यंजनों के बीच में, स्वर और व्यंजनों के बीच में जिनका उच्चारण स्थान होता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अंतःस्थ बोलते हैं। ये वर्ण व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में यो तालव्य होता है, रौ मूर्धन्य होता है, लौ दंत्य होता है, व ओष्ठ होता है, लेकिन ये 4 अंतःस्थ व्यंजन हैं। इनमें यो तथा व अर्धस्वर भी कहे जाते हैं। तो ध्यान देना, अगर कभी अर्धस्वर पूछ लिया कौन कौन से हैं, तो यो और वो अर्धस्वर भी कहे जाते हैं। और अंतःस्थ व्यंजन जो होते हैं, जो आपके किसके बीच में होते हैं, स्वर और व्यंजनों के बीच में होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है, तो यो और लो वो अंतःस्थ व्यंजन होता है, ठीक है। अगला है वो व्यंजन कौन, व्य व्यंजन है, तो वो क्या होता है, अंतःस्थ होता है। यो और लो वो 4 होते हैं ना, ये अंतःस्थ व्यंजन है, ध्यान देना। ऊष्म ये होते हैं, ठीक है। महाप्राण क्या होते हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा व्यंजन। और अघोष क्या होता है, वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन। शौ शौ शौ, ये आपके 3 के 3 शौ जो होते हैं 3, ये अघोष होते हैं। और वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन भी अघोष होता है, ठीक है। अगला है योर किस प्रकार के व्यंजन है, तो ये हो जाएंगे अंतःस्थ व्यंजन। हिंदी व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है। योर क्या है, अंतःस्थ व्यंजन है, ठीक है। ऊष्म व्यंजन क्या है, शौ 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 ऊष्म व्यंजन है, और हो, ठीक है। स्पर्श कौ से लेके मौ तक होते हैं, ये चीज ध्यान देना। इनकी संख्या 25 होती है स्पर्शों की, ठीक है। अयोगवाहक अंक और अह को शामिल किया जाता है। अगला है हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं, तो अंतःस्थ व्यंजन क्या होंगे, जो स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित होते हैं, ठीक है, ये बताया था आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, तो शौ शौ और हो ऊष्म व्यंजन होता है। इसमें शौ तो दिए नहीं है 3 के 3, तो हो दिया हुआ है, तो ऊष्म व्यंजन हो गया, ठीक है। अगला है कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो क्या होगा, गौ। गौ जो होता है ऊष्म व्यंजन नहीं है, यह क्या होता है, स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। अगला है अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं, ठीक है, तो ये होते हैं आपके 8। चलिए आगे इनके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अंतस्थ और ऊष्म वर्णों की संख्या 8 होती है। हिंदी वर्णमाला में 52 ध्वनियां हैं, जिसमें 4 अंतस्थ व्यंजन है तथा 4 ऊष्म व्यंजन है। योर अंतस्थ व्यंजन है और शौ शौ ऊष्म व्यंजन है। तो टोटल कितने हो गए, ये 8 हो गए, ठीक है, टोटल 8 हो गए। अगला 2 व्यंजनों का एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, तो ये कहते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन देख लेते हैं हम यहाँ पर। 4 संयुक्त व्यंजन है, किस किस से बनते हैं, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, पेपर में। तो 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, जिसमें छ बना होता है क और शौ से, आधा क और पूरा सौ से। त्र आधा तो और पूरा रो। ग्यो जो और औ से, ठीक है। और श्री वाला श्रो सौ और रौ से बना होता है। ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं हमेशा। कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो फ संयुक्त व्यंजन नहीं है। 4 हैं, छ त्र ग्यो और श्रो संयुक्त व्यंजन है। फ जो है वो स्पर्श व्यंजन में आता है। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो संयुक्त व्यंजन जो है वो क्या है, ग्यो है। ग्यो एक संयुक्त व्यंजन है जो ज और अ संयुक्त से बना होता है। ढ स्पर्श व्यंजन हो गया, और अण द्विगुण व्यंजन में आ जाता है, और ढ नासिक की व्यंजन में आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छ वर्ण किसके सहयोग से बना है, तो छ बना होता है क और श से, ठीक है। ये क और श के योग से बना होता है, एक संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श ध्वनि निम्न में से किसके अंतर्गत आती है, तो आती है संयुक्त ध्वनि, ठीक है, संयुक्त व्यंजन है। श क्या है, संयुक्त व्यंजन है, जो आपका संयुक्त ये मिलके बना हुआ, ठीक है, क और श से। अगला है आपका 76। ग्यो वर्ण किन वर्णों के योग से बना होता है, तो ग्यो जो बनाता है ज और अ से बना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाहक हैं, तो अयोगवाहक 2 होते हैं सिर्फ। कितने होते हैं, अयोगवाहक 2 होते हैं। इनको देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 2 अनुस्वार तथा विसर्ग अयोगवाहक होते हैं। एक तो ऊपर बिंदु लगता है, एक पीछे लगते हैं 2, ठीक है। अयोगवाहक का अर्थ होता है योग ना होने पर भी जो साथ रहे। ये ध्वनियाँ ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन है, परंतु इनका प्रयोग स्वरों की सहायता से ही किया जाता है। इनका जाति योग ना तो स्वर के साथ होता है ना ही व्यंजन के साथ, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं, ठीक है, किसी के साथ ये नहीं होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला है निम्नलिखित में से नासिकी व्यंजन कौन सा है। नासिकी व्यंजन जो होता है वो पंचमाक्षर होते हैं और औ जो है पंचम अक्षर है। ठीक है, ये जितने भी होते हैं पंचमाक्षर व्यंजन ये सब नासिकी होते हैं, ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, जो 5वें अक्षर होते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है, तो इसमें जो है वो ऊपर लग गया है, नीचे लग गया ह जो है आपका, ये आपका जो है क्या है, व्यंजन संघर्षी है। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का ना तो स्पर्श ध्वनियों के समान पूर्ण अवरोध होता है और ना स्वरों के समान निर्वाद प्रवाह तथा वायु के निर्गमन घर्षण के साथ होता है, उन्हें संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। जैसे शौ शौ हो, इन्हीं को ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कह देते हैं। संघर्षी को ही ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी बोल देते हैं। ठीक है, ध्यान देना, क्योंकि उच्चारण के समय वायु घर्षण करती हुई निर्गमित होती है। अगला है शौ शौ और हो निम्न में से व्यंजन कहलाते हैं, कौन से कहलाएंगे, ऊष्म और संघर्षी व्यंजन कहलाएंगे। अगला है अघोष वर्ण। अघोष वर्ण कौन सा है, अघोष होता है सौ क्या होता है, अघोष वर्ण होता है जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता वो अघोष कहलाता है। जिनमें हमको बोलते वक्त वाइब्रेशन फील नहीं होता है उनको अघोष वर्ण बोलते हैं। और जैसे सौ, क, ख, चौ, छ, ट, ठ, त, थ, सौ, शौ इत्यादि, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन प्लस शौ 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 जो होते हैं ये आपके क्या हो जाते हैं। ठीक है, तो अघोष वर्ण जो होते हैं आपका, ठीक है, अघोष वर्ण कहलाते हैं। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। अब अल्प प्राण की बात करते हैं तो वो हो जाएगा गौ। दिए गए व्यंजन में गौ अल्प प्राण व्यंजन है। अल्प प्राण की परिभाषा देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, प्राण तत्व के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, अल्प और महा। ठीक है, इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख द्वारा वायु का निर्गमन कम होता है तथा स्फोट भी अल्प होता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर और तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर तथा योर और लो वो अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान देना। अगला है महाप्राण व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण मुख से अपेक्षाकृत अधिक वायु निर्गमित होती है और स्फोट भी अधिक होता है, इसलिए जिससे हकार की ध्वनि सुनाई देती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर और चौथा वर्ण, दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, और शौ शौ हो महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। तो ऊष्म संघर्ष से हमेशा महाप्राण होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन हमेशा अल्प प्राण होते हैं, इसको ध्यान देना। ठीक है, इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है, तो अल्प प्राण क्या होंगे, मैंने आपको बताया था जो अंतःस्थ होंगे तो वो क्या होंगे, आपके अल्प प्राण होंगे। इसके अलावा अल्प प्राण व्यंजन क्या होंगे, पहला तीसरा और पांचवा वर्ण होगा, तो पहला तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, चौ। चौ जो है वो अल्प प्राण व्यंजन है, बाकी ख, थ और फ जो है वो महाप्राण व्यंजन है। यहाँ पर अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा हो जाएगा, चौ, जौ और औ। अभी मैंने बताया था चौ जो है अल्प प्राण में आता है, इसमें बाकी ऑप्शन में चौ है नहीं। ठीक है, तो दिए गए विकल्पों में क्या हो जाएगा, ये जो है आपके अल्प प्राण है, बाकी महाप्राण है। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है, तो इसमें हो जाएगा तो जो होते हैं वह अल्प प्राण है, शेष वर्ण इसमें महाप्राण है। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है, तो अल्प प्राण वर्ण जो होते हैं आपके क्या होते हैं, पहले और तीसरे। पहले और तीसरे हमेशा क्या होते हैं, अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। तो पहला हो गया आपका क और तीसरा हो गया गौ। ठीक है, सभी महाप्राण वर्णों का वाला वर्ग, सभी महाप्राण में क्या होंगे, तो ये हो जाएंगे आपके दूसरा जो होता है। ठीक है, पहला और तीसरा तो उसमें हो गया, तो दूसरा और चौथा और पांचवा जो होते हैं महाप्राण हो जाते हैं। तो ख जो है दूसरा है, छौ, चौ, छ हो जाए, टौ हो गया, तो दूसरे वाले इसमें सब सेकंड नंबर वाले हैं, तो ये सब क्या होंगे, महाप्राण हो जाएंगे। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग के किससे संबंधित होती है, तो ये होता है आपका महाप्राण क्या होता है भैया, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। किसी भी व्यंजन में आपका जो वर्ग होता है, जैसे क, ख, ग, घ हम पढ़ रहे हैं, तो क, ख, ग, घ में आपका पहला और दूसरा, मतलब इसमें दूसरा और चौथा जो होगा महाप्राण होगा। पंचम तो नासिक की हो जाता है, उसको छोड़ दो आप। चौ, क, ख, ग, घ तक ही देखो, तो उसमें जो दूसरा और चौथा है, यानी कि दूसरा ख और तीसरा घ, ये सब महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं। अगला निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण है, तो महाप्राण वर्ण जो है वो हो जाएगा आपका थौ जो हो जाएगा महाप्राण हो जाएगा। निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है, तो इसमें से हो जाएगा घ, क्योंकि चौथा वर्णन है। निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है, तो महाप्राण कौन सा होगा भैया, मैंने बताया दूसरा या आपका चौथा। ठीक है, तो प, फ, ब, भ, ठीक है, चौथा है। अगला है अघोष वर्ण कौन सा होता है। ठीक है, तो सघोष और अघोष देख लेते हैं। यहाँ पर सौ जो होगा यहाँ पर क्या होगा, अघोष वर्ण कहलाता है।
अभी होते क्या हैं इनको देख लेते हैं। नाद की दृष्टि से जिन ध्वनि के उच्चारण में समय स्वर तंत्रों में कंपन नहीं होता है, स्वर तंत्रियाँ खुली रहती हैं और वायु बिना अवरोध के बाहर आ जाती है, वो होते हैं अघोष। और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, ठीक है, और इसके अलावा शौ अघोष व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो इसमें 100 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो अघोष वर्ण जो होगा वो हो जाएगा क, ठीक है, क वर्ण जो हो जाएगा अघोष हो जाएगा। अभी हमने सघोष की बात करे थे, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो अघोष व्यंजन है, तो अब सघोष क्या हो गया उसका उल्टा, ठीक है, तो अघोष है, तो यहाँ पर अघोष वर्ण है, तो आप देख सकते हो कि पहला अघोष है यहाँ पर क। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो पहला वर्ण अघोष होता है, चौ पहला वर्ण हो गया, ये भी अघोष हो जाएगा। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? तो पहला दिए गए विकल्प में प जो होगा, प पहला है, प फ ब भ में, तो ये अघोष हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? ठीक है, तो दो जो घोष होगा। अब देखिए इसमें क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती है तथा उनमें नाद उत्पन्न होता है वो सघोष या घोष वर्ण कहलाते हैं। इनके उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ समीप आ जाती हैं, जिनके वायु प्रवाह के लिए मार्ग अवरुद्ध होने के कारण स्वर तंत्रियों में कंपन हो जाता है। और कंपन होने के बाद से अब इनमें कौन कौन से वर्गों के कौन कौन से होंगे, कौन कौन से वर्ण होंगे? प्रत्येक वर्ग का तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा और पाँचवा हो जाएगा, यानी कि कोई भी वर्ग होगा उसके पीछे के 3 हो जाएंगे आपके सघोष और आगे के हो जाएंगे आपके अघोष, ठीक है। तो यहाँ पर योरोलोवो जो हो जाएंगे आपके सघोष व्यंजन है, अतः दिए गए विकल्पों में 2 वर्ण जो है वो घोष वर्ण के अंतर्गत आता है। तो घोष वर्ण नहीं है, आपको बताना है। तो पहला अक्षर हमेशा क्या होता है? अघोष होता है, तो पहला है। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो जो है वह घोष वर्ण है, ठीक है, शेष जो है अघोष है। तो सघोष वर्ण कौन सा है इसमें से? तो इसमें हो जाएगा ब, ठीक है। सघोष वर्ण क्या होता है? पीछे के 3, तो प फ को हटा दो तो प फ ब भ म, तो 3 आपके सघोष वर्ण हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, इसको ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि काकल्य वर्ण कौन सा होता है? तो इसमें काकल्य वर्ण ह होता है, ठीक है। काकल्य वर्ण क्या होता है? ह होता है। उपयुक्त विकल्पों में ह काकल्य ध्वनि है, जिस व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और वायुबंद कंठ खोलकर झटके से बाहर निकलती है उसे काकल्य व्यंजन या ध्वनि कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन, शौ उष्म व्यंजन, णौ वर्ण पंचमाक्षर हैं और इसमें ह जो है वो काकल्य वर्ण के अंतर्गत आता है। अगला है रॉ का विवरण है। अब रॉ को बताना है आपको क्या है इसमें, ठीक है। तो रॉ क्या हो जाएगा? देखो, वत्स्य हो जाएगा, लुंठित हो जाएगा, सघोष हो जाएगा, अल्प प्राण व्यंजन आता है, ठीक है। तो रॉ जो होता है उसका होता है वत्स्य, लुंठित, सघोष, अल्प प्राण। अब देख लेते हैं वत्स्य ध्वनियाँ क्या होती है, लुंठित क्या होती है, इस सब हमको देखते हैं। वत्स्य ध्वनियाँ जो होती है दांतों और मसूड़ों से मिलने का जो स्थान अर्थात दंतमूल को वत्स कहते हैं। इस स्थान विशेष से उच्चारित ध्वनि वत्स्य ध्वनि कहलाती है। हिंदी वर्णमाला में नौ, रौ, लौ, सौ वर्ण जो है वो वत्स्य ध्वनियाँ के अंतर्गत आते हैं, तो वत्स्य ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। अगला है लुंठित ध्वनि किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग मुड़कर वत्स से शीघ्रता से स्पर्श करता है उन्हें लुंठित ध्वनि का कहा जाता है। तो लुंठित ध्वनि उनको कहते हैं जिनमें ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग मुड़कर वत्स को शीघ्रता से स्पर्श करता, ऊपर को, तालु को, ठीक है, इसको लुंठित कहा जाता है। और सघोष प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा और यो, रो, लो, वो सघोष होते हैं। मैंने पहले बताया था यो, रो, लो, वो अंतस्थ क्या होते हैं? सघोष होते हैं। और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होते हैं वो आपका अल्प प्राण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो हो जाएगा लौ। पार्श्विक व्यंजन क्या हो जाएगा? यहाँ पर लो हो जाएगा। लो जो होता है वो पार्श्विक व्यंजन होता है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग वत्स को स्पर्श करता है और श्वास जीवा दोनों पार्श्वों से निकलती है उन्हें पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में लौ जो होता है वह पार्श्विक व्यंजन है, ठीक है, ये पूछा भी गया था। इसके अलावा निम्न में अर्धस्वर कहलाता है, तो वो होता है आपका यो और वो अर्धस्वर कहलाता है। ध्यान देना, यो और वो क्या कहलाते हैं? अर्धस्वर कहलाते हैं। र जो होता है वो लुंठित ध्वनि कहलाता है और लौ जो होता है वो पार्श्विक ध्वनि कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है, ठीक है। जो स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ ध्वनि भी है, अघोष भी है और महाप्राण भी है, तो यह कौन सा होगा? इसका हो जाएगा ख, ठीक है। देखिए, स्पर्श व्यंजन पंचवर्ग के सभी व्यंजन होते हैं, यानी कि क से लेकर क, ख, ग, घ, अण तक सब आपके क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। कंठी हो जाएंगे क, ख, ग, घ, अण, कंठी तो हो ही गया है। इसके अलावा अघोष प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा व्यंजन और योरोलोवो होते हैं, तो अघोष भी हो गया, ठीक है। और महाप्राण जो है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, तो इस हिसाब से दूसरा है ख, तो उस हिसाब से इसका आंसर सही होगा। चलिए आगे अगला है कौन सा शब्द में रॉ व्यंजन नहीं है?
तो रॉ व्यंजन नहीं है मातृभूमि में, क्योंकि इसमें री है। आप देखोगे जब कभी नीचे से लगता है तो री की मात्रा होती है, नीचे से कोई भी लगेगा ऐसे तो वो री की मात्रा होगी। तो उसको हम देखते हैं, देखो सबको तोड़ के देखते हैं कि कैसे कैसे बनेगा। मो आ तो री आ गया ना यहाँ पर, तो रॉ व्यंजन नहीं है। रॉ कहाँ है इसमें, तो री है, बाकी में इसमें भी रॉ है, ठीक है, इसमें भी रॉ है आपका और इसमें भी रॉ है। आप देख सकते हो इसमें मूर्धा में धौ के ऊपर रॉ लगा है, इसमें कौ में रॉ लगा है, इसमें तौ में रॉ लगा है। जो त्रौ होता है वो तो आधा और रॉ पूरे से मिलके बनता है। अभी आपको ये क्या है, त्रौ क्या है यहाँ पर, संयुक्त व्यंजन मैंने आपको बताया था। बाकी जो है इसमें री लगा है, देखो मातृभूमि में तो के नीचे री लगा है, तो इसलिए यहाँ पर प्रश्न के आधार पर जो है प्रश्न पूछा गया कि किसमें रॉ व्यंजन नहीं है, तो रॉ व्यंजन इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर, अनुस्वार के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है, तो इसका हो जाएगा डी। डी हो जाएगा, इसे के रूप में लिखा, चंद्र बिंदु के रूप में लिखा जाता है। अनुस्वार को किसके रूप में लिखा जाता है, चंद्र बिंदु के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित, क्योंकि इसमें देखना, इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया था कि इसमें कौन सा उपयुक्त नहीं है पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डाउटफुल लगे, मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। तो इसमें आपका क्या है कि अनुस्वार को इस प्रकार से लिखा जाता है, सिर्फ कभी भी होता है। ठीक है, जैसे कि इसमें आपका संकर होता है, पंच लिखा है, जैसे अंग लिखा है, जैसे अंश लिखा है, तो ये अनुस्वार हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अनुस्वार इसमें गलत ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें इसे इसको रूप में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे है, निम्नलिखित भाषा में मूल ध्वनियों के जो के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे कहते हैं, तो इसका होता है लिपि। लिपि में क्या होता है कि मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए जाते हैं उसको जैसे आप देखते हैं आगे इसको, निम्नलिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। यदि ध्यान देना, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। स्वर वे वर्ण होते हैं जो अन्य वर्णों की सहायता से बिना स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले जो होते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी ना खींचिए, इसलिए इसको बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर किसी में कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम आपको लगे तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब क्या कहलाता है, तो द्वित्व युग्मक ध्वनियाँ हो जाएंगी, जो एक साथ दोनों हम बोलेंगे तो युग्मक ध्वनियाँ। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व युग्म हो जाए तब वे युग्मक ध्वनियाँ कहते हैं, द्वित्व को ही युग्मक बोल देते हैं। युग्मक ध्वनियाँ प्रायः शब्द के मध्य में आती हैं। दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर सहारे बोली जाए तो संयुक्त, जैसे कि प्राण, घ्राण, ठीक है, क्लांत, तो इस प्रकार से। ठीक है, अगला, जिन शब्दों में अंत में ओ आता है उन्हें क्या कहते हैं, बहुत बड़ा है, अकारांत। ठीक है, जिन शब्दों के अंत में ओ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है, लेकिन अकारांत क्या होता है, जिनके अंत में ओ आता है उनको अकारांत ध्वनि हम बोल देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी शब्दकोश में छौ का क्रम किसके बाद आता है, बहुत बार पूछा गया है। देखो वीडियो में आया है, ग्राम पंचायत अधिकारी 2015 में आया है ये। तो ये आता है कौ के बाद। कैसा आता है कौ के बाद, कभी भी जो संयुक्त व्यंजन होते हैं जिससे बने होते हैं स्टार्टिंग में उसी के बाद आते हैं, क्योंकि ये कौ और शौ से मिलकर बना है तो कौ के बाद। अगर त्रौ होता है, जैसे यहाँ पर त्रौ दिया है, तो त्रौ किससे बनता है, तौ प्लस रौ से बनता है, इसमें तौ आधा होता है। तो अगर त्रौ किसके बाद आएगा कहेंगे तो आप कहोगे तौ के बाद आता है, तो ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, अगला, हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा। अब इसमें देखिए, हिंदी शब्दकोश में कई बार पूछा जाता है कि कौन सा ध्वनि सबसे पहले आएगी, तो इसका ये है ऋक्ष, ये सबसे पहला है। कैसे, विकल्प में दिए गए शब्दों में अनुसार क्रम इस प्रकार होगा, ऋक्ष, ऋग्वेद, ऋण और ऋणु। ठीक है, क्योंकि शौ जो होता है वर्ण क्रम में कौ के बाद आता है, और इसमें जो है आपका बाकियों में देखिए कहीं पर भी जो है शौ जो है कौ के बाद आता है। बाकी में जो है कि आपके कौ कहीं नहीं आ रहा है, इसमें गौ आ रहा है, इसमें अणो आ रहा है, इसमें अणो आ रहा है, तो पंचमाक्षर आ रहा है, इसमें थर्ड आ रहा है, तो यहाँ पर फर्स्ट आ रहा है, तो ऋक्ष पहले आ जाएगा इसमें। देखिए इसको तोड़ के देख लेते हैं। देखिए री के बाद कौ आ रहा है, यहाँ री के बाद गौ आ रहा है, री के बाद पंचमाक्षर आ रहा है, तो सबसे पहले अगर हम कहें तो कौ सबसे पहले आएगा ना, कौ खो को पढ़ेंगे हम व्यंजन में, तो कौ सबसे पहले आएगा, तो ऋक्ष जो सबसे पहले आएगा। क्यों ऋक्ष का पहले आने का कारण ये है क्योंकि शौ जो है ना ये संयुक्त व्यंजन है और ये कौ के बाद ही आता है। अगला, शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा। अब इसमें देखिए, इसमें आंख आएगा, क्यों आएगा, देखो शब्दों के अनुसार प्रश्न के चिन्ह में क्यों आएगा, क्योंकि औ के बाद खौ आ रहा है, यहाँ औ के बाद चौ आ रहा है, यहाँ आ के बाद कौ आ रहा है। हालांकि यहाँ पर जो चंद्र बिंदु है इसको सबसे पहले माना जाता है, चीज ध्यान देना। ठीक है, अगला है आपका दृक् का वर्ण विच्छेद क्या होगा, तो दृक् को हम ऐसा तोड़ेंगे, दो में री लगा होगा, नीचे से देखो दो में री लगा, मैंने आपको बताया था। तो ये वाली मात्रा होती है इसमें मृत्यु में लगती है, गृह में लगती है, तो यहाँ पर री जो मात्रा है वो आएगी। बाकी यहाँ पर भी ठीक है, आपको री इसमें भी है, लेकिन इसमें गौ के साथ, क्योंकि कोई भी व्यंजन जो होता है वो
किसके साथ आता है, स्वर के साथ मिलके ही बोला जाता है। मैं कितनी बार आपको पढ़ा चुका हूँ पीछे कि कोई भी जो व्यंजन होता है वो स्वर के साथ मिलके ही बोला जाता है, तो इसमें आपने स्वर नहीं लगाया है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, फर्स्ट वाला सही होगा। अगला है उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या होगा। तो उद्यान का जो वर्ण विच्छेद जो होगा वो हो जाएगा आपका उद, दो और यो। देखो ये वाला जो हम लोग लिखते हैं ना, ये वाला ध्यान जो वाला लिखते हैं, ये दो है और दो में यो जुड़ा होता है एक्चुअल में। तो दो में यो जुड़ा होने के बाद हम इसको ऐसा लिख देते हैं, तो दो यो आ नो ओ, तो उद्यान। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, कक्षा शब्द का जो शुद्ध उच्चारण है कक्षा शब्द, तो कक्षा होता है एक्चुअल में, कक्षा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो यहाँ पर छ है ये किससे बना है, क और श से मिलकर बना है, तो उन्होंने यहाँ पर क और श को लिख दिया है, तो इसलिए कक्षा का शुद्ध रूप जो है कक्षा ही होगा। ठीक है, ध्यान देना। वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को आपको लाइक करना है, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना है और लोगों के बीच में शेयर करना है। ये मैं वीडियो के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्या कहते हैं आने वाले आर है। आप कोई भी एग्जाम आगे, जेल बंदी रक्षक आएगा, कोई भी एग्जाम आएगा, या जब आपके क्या कहते हैं एसआई का एग्जाम जब होगा, तो उसमें हिंदी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि 300 नंबर की हिंदी उसमें पूछी जाए। इस बार पैटर्न अगर बदल दिया गया हो तो उसमें भी आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लगने वाले हैं। तो इसलिए आगे भी मैं आपको इसी प्रकार से सारे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अलंकार सारे के सारे यहाँ पर लेके आऊँगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।